सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं का भूगोल विषय का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। जैसा कि आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो कैसी है? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। इसका मतलब ये संपूर्ण गोलाकार नहीं है। और इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट रूप है जिसे पृथ्वाकार कहा जाता है। देखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जैसा कि हम संपूर्ण पृथ्वी को तो नहीं देख पाते हैं, परंतु हम ग्लोब के माध्यम से हमारी पृथ्वी की बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसका स्वरूप देख सकते हैं, आकार देख सकते हैं और इस पर स्थित देशों, महादेशों, महाद्वीपों, महासागरों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। दूसरे होते हैं पॉकेट ग्लोब, जो पॉकेट में रखे जा सकते हैं। जो छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ये ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, उसे इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार या पहिया अपना लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना अत्यंत कठिन होता है। इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? जैसे अगर आप एक क्रिकेट का बॉल ले और उस बॉल पर हम पॉइंट ए और बी बताएं तो उसको बताना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरह ग्लोब पर भी अगर हम किसी स्थान की स्थिति के बारे में देखना चाहे तो ये अत्यंत मुश्किल होगा जब तक कि उस पर कोई संकेतक बिंदु नहीं होंगे। तो इसीलिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की आवश्यकता होती है ताकि हम आसानी से देखा जा सके। तो आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है, एक्सिस। तो देख लीजिए, ये यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई दे रही है पृथ्वी का अक्ष, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो बीच में से एक डंडी है वो। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर ये सुई गुजरती है उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं। और ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी किसी भी प्रकार की सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है। और यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। और जैसा कि आप यहाँ लाल लाइन से देख सकते हैं, पृथ्वी को दो बराबर भागों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार हम जान चुके हैं ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर लाल रेखा जो है वो इक्वेटर विषुवत वृत्त की है और इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल और लास्ट में नॉर्थ पोल। और यहीं दक्षिण में देख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्कटिक सर्किल और लास्ट में साउथ पोल। ये जो विषुवत रेखा के या इक्वेटर के समानांतर जो रेखाएं हैं, इन सभी को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। चूंकि पृथ्वी वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को
दर्शाता है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि 90 और 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में टोटल 180 अक्षांश रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई है। लेकिन देख लीजिए ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ग्लोब पर खींची है, पृथ्वी पर ऐसी कोई वास्तविक रेखा नहीं है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिणी वृत्त की सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखते हैं। जैसे अगर हम महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं दक्षिण अमेरिका ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर लिखेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश से हमें पता चल जाएगा कि वह क्षेत्र किस एरिया में आता है। तो देख लीजिए पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश या समानांतर रेखाएं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए इक्वेटर या विषुवत वृत्त जो कि 0 डिग्री, फिर उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री, ये तीन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। और इसके साथ देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो कि हमारे भारत के बिल्कुल मध्य में से होकर के गुजरती है 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 एंड 30 डिग्री साउथ। और विषुवत वृत्त के 66 डिग्री एंड हाफ उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त कहलाता है, इसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और ठीक दक्षिण में 66 एंड हाफ डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त या जिसे अंटार्कटिक सर्किल भी कहा जाता है। तो ये हीट जोन का मानचित्र है, इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ये हम 5 जो बिंदु है, ये मुख्य हमारे 5 जो अक्षांश है, ये महत्वपूर्ण अक्षांश है पृथ्वी के। अब देखते हैं इसी के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ताप कटिबंध से तात्पर्य होता है हीट जोन्स। और ताप कटिबंध इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सूर्य से आने वाले प्रकाश के इस पर पड़ने की अवस्था को लेकर ये विभाजित है। देख लीजिए ये 3 है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिज्ड जोन। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा येलो और रेड मानचित्र में दिखाया गया, ऊपर में येलो है और नीचे में थोड़ा रेडिश है। ये क्षेत्र कहलाता है टोरिड जोन, उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद का क्षेत्र जो कि ग्रीनीज में दिखाया गया है या ब्लू में दिखाया गया है, यहाँ ऊपर के मानचित्र में ब्लू में और नीचे के मानचित्र में ग्रीन में दिखाया गया है, वो टेम्परेट जोन कहलाता है या शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी पड़ती है और ना ही यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। जबकि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर जो कि 6 माह प्रकाश में होते हैं और 6 माह रात में होते हैं, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी होती है और इसी वजह से यह क्षेत्र सबसे ठंडा होता है, इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यह है हमारे पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज्ड जोन। टोरिड जोन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, और उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक सर्किल तक और दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिक सर्किल तक ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाते हैं, और उसके बाद के शीत कटिबंध कहलाते हैं। अभी देख लीजिए ये तो थी हम अक्षांश की बात। अब देशांतर क्या है, तो आपने देखा कि अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची हुई काल्पनिक रेखाएं हैं, वहीं देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं, ये भी काल्पनिक रेखाएं हैं। और किसी भी स्थान की जानकारी के लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर जो 20 डिग्री
पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली किस रेखा पर ये आते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटते जाती है। जो जैसा कि हमने देखा कि जो लेटिट्यूड्स है ये समानांतर है, इनकी दूरी घटती नहीं है, परंतु जो देशांतर है ये देशांतरों की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। मतलब हमने देखा कि विषुवत व्रत सबसे बड़ा व्रत है, लेकिन इसके बाद के जो व्रत है वो घटते जाते हैं। लेकिन जो देशांतर है उन सभी देशांतरों की लंबाई क्या है, एक समान है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पृथ्वी का जो प्रमुख यामोत्तर है 0 डिग्री जिसे कहा गया है, वह ब्रिटिश के ग्रीनिच क्षेत्र से ग्रीनिच कहा जाता है, जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरता है। और इसका मान 0 डिग्री है। और यहाँ कम से कम हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। तो इस प्रकार 180 मिलाकर 360 पूरे देशांतर है। तो अक्षांश रेखा है 90 90 180 और देशांतर रेखा है 360 है। तो अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसे असम में जो धुबरी है, जहाँ पर अभी बाढ़ आई हुई है, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बस इससे हमें पता चल जाएगा कि धुबरी की स्थिति कहाँ है। तो देख लीजिए, इसे हम आसानी से समझा भी सकते हैं। और यहाँ पर अब हम देखेंगे टाइम जोन कि इन देशांतरों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बीचों बीच में डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है, जो कि इंग्लैंड से गुजरती हुई नजर आ रही है। ये है 0 डिग्री मुख्य यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर, जो कि ब्रिटेन की ग्रीनिच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरता है। और इसके आगे के तरफ 180 डिग्री और इसके पीछे की तरफ 180 डिग्री देशांतर यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इन देशांतरों का क्या महत्व है हम यही देखेंगे। जिस प्रकार अक्षांश क्या करते हैं, पृथ्वी को अलग अलग हीट जोन में विभाजित करते हैं, उसी प्रकार देशांतर किसी भी क्षेत्र की टाइम जोन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो देख लीजिए, देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, आप जानते हैं, जब से जन्म लिया है तब से हमें देखते आ रहे हैं। तो अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। और ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगी। और आप इसमें भी बीचों बीच में एक रेड कलर देख सकते हैं, जो कि ग्रीनिच बताया गया है। और यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स आप देख सकते हैं और लेटीट्यूड्स भी देख सकते हैं। रेड कलर में जो बताया गया है ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स है। तो देखिए बेटा, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय से पीछे होगा। आपको पता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, 15 चौक 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे होगा और वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहाँ 11 ही बजे होंगे। आगे का समय में ज़्यादा समय होगा और पीछे के समय में कम समय होगा। तो इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे
तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हमारे देश में सूर्योदय होता है तब अमेरिका में सूर्यास्त होता रहता है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें इस मानक समय क्यों चाहिए, हम इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि अलग अलग यामोत्तरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। सिंपल सी बात है। तो उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी का तैयार करना कठिन होता है। जैसे भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थान में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर को क्या किया जाए? स्थानीय समय माना जाए। अदरवाइज ट्रेनों का संचालन, रेलवे का संचालन, सरकारी ऑफिसों के खुलने और बंद होने का समय, इन सब में परेशानी होगी। कि जैसे हम आज देखते हैं कि आज हमारा दिन सपोज सुबह 6 बजे से शुरू होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा? ये 1 घंटा पहले 5 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और गुजरात में क्या होगा? वो 1 घंटा बाद का होगा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। लगभग 2 घंटे का अंतर यहाँ देखने के लिए मिलता है। मतलब जहाँ अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति नाश्ता कर रहा होगा तो गुजरात का आदमी वहाँ सो ही रहा होगा। तो देख लीजिए, हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्व, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के पास के नैनी से गुजरती है, इस रेखा को भारत का मानक मध्याह्न माना गया है। अर्थात जब यहाँ सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती है तो सुबह के 6 बजते हैं और वही हमारे संपूर्ण देश में समय निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार मानक समय का अत्यंत महत्व है। भारत भी ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से कितना? 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है, क्योंकि यह इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। और पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये है लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड, जिसका कि हमारे लिए अत्यंत महत्व है। तो आप ये कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर अवश्य लिखिएगा कि पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, और जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। बाकी आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, कोरोना से बचे रहे। धन्यवाद।